आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं और उन लेवल्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। आज इन लेवल्स को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लेवल्स के नाम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से लेवल थे। सबसे पहला था एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमने पढ़ा था ऑर्गन लेवल और ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल के बाद हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बाद हमने पढ़ा था ऑर्गन लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद हमने देखा था इंडिविजुअल लेवल और इंडिविजुअल लेवल के बाद हमने देखा था पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन और इसके बाद कम्युनिटी लेवल। आज इन सारे लेवल्स को हम डिटेल में देखेंगे कि इन लेवल्स के अंदर हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं। सबसे पहले तो आ जाता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल को हम डिटेल में देखेंगे। एटम्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। एटॉमिक लेवल, जैसा कि आपने पहले भी अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है, एटम का स्ट्रक्चर हम सब देखते आ रहे हैं। एटम किस तरह का होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एटम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम उसको डिटेल में सही तरह से पढ़ सकें। ये इसके दरमियान में न्यूक्लियस है और एटम के इर्द गिर्द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इस तरह से ये हमने एक एटम बना लिया। ये इसका फर्स्ट शेल, तो ये एक एटम हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये इसके शेल्स होते हैं और इसके दरमियान में जो है वो एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स। तो ये एक एटम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब एटम से मिलके बने हुए हैं। एटम को हम कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट यूनिट होता है। सिंपलेस्ट यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी नॉन लिविंग या लिविंग चीज़ का। और एटम के अंदर हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जब भी हम एटॉमिक लेवल पे किसी चीज़ को भी पढ़ रहे होते हैं तो हमने उसके अंदर उसके एटम्स को स्टडी करना होता है। उसके एटम के अंदर डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इसके अलावा जितने भी एक एटम के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन सबको जब हम स्टडी करेंगे तो वो होता है एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि एलिमेंट्स जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं होते। वो आइसोलेटेड यानी एक अकेले कभी भी पाए नहीं जाते, सिवाय कुछ नोबल गैसेस के। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, आइसोलेटेड नहीं होते। तो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाने का मतलब यह है कि उन्होंने बॉन्ड्स बनाई हुई होती हैं। डिफरेंट तरह की बॉन्ड्स पाई जाती हैं एलिमेंट्स के अंदर। या तो वो आयनिक बॉन्ड से कंबाइन होते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं किसी न किसी बॉन्ड की
मदद से, और वो बॉन्ड जो है या तो वो आयनिक बॉन्ड हो सकती है या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकती है। यही जो बॉन्ड होती हैं वो इन एलिमेंट्स को स्टेबल बनाती हैं। इन बॉन्ड की वजह से वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं स्टेबल नेचर के अंदर। डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से पाए जाते हैं। लास्ट लेक्चर हमने कुछ एलिमेंट्स को स्टडी किया था कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। उन तमाम एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। हमने देखा था कि टोटल 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में से जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, और उन 16 में से जो मेजर एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं परसेंटेज वाइज, उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन आ जाता है, उसके अलावा ऑक्सीजन है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, फॉस्फोरस है और सल्फ़र है। इसके अलावा मज़ीद जो है वो हमने देखे थे और एलिमेंट्स। तो ये कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं ये इनके अंदर डिफरेंट तरह की बॉन्ड्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। इन तरह की बॉन्डिंग के थ्रू ये इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी करें हैं। मॉलिक्यूल्स बेसिकली अगर हम दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर हम बाय वेट डिवाइड करें मॉलिक्यूल्स को, बाय वेट, तो अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत साइज़ में छोटे हैं, जिसमें सिर्फ एक कार्बन का आइटम है, उसके अंदर 2 ऑक्सीजन आइटम है और ये एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन आइटम है और 1 ऑक्सीजन आइटम और ये एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन इसकी कंट्रास्ट में अगर हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स को देखें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्च को देखते हैं या फिर प्रोटीन्स को अगर हम देखें तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर या स्टार्च के स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हुए होते हैं और इनका वेट निस्बतन माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमने मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई कर लिया, दो टाइप्स में बढ़ लिया। इसके अलावा जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं हम उसकी दो टाइप्स बना लेते हैं। मॉलिक्यूल्स और इसकी दो टाइप्स हम बना लेते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक और एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका लिविंग सोर्स होता है और वो मॉलिक्यूल्स उनके अंदर कार्बन का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। इनके अंदर कार्बन होता है और कार्बन के डेरिवेटिव्स यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकता है, इसके साथ नाइट्रोजन कंबाइन हो सकता है या मज़ीद और एलिमेंट्स इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में हो सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन या कार्बन के डेरिवेटिव्स ना पाए जाते हों, उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वेट के हिसाब से जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि या तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को तो हम कहते हैं या तो वो इनऑर्गेनिक होंगे या फिर वो ऑर्गेनिक होंगे। तो डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं वो माइक्रो भी हो सकते हैं, वो मैक्रो भी हो सकते हैं। वो सैकड़ों की तादाद में हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी होती है, डिफरेंट तरह के पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लें तो ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड, फिर फैटी एसिड्स आ जाते हैं, ग्लिसरॉल आ जाता है,
ग्लिसरॉल, इन सबको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है या इनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारे पास ATP आ जाता है या ADP आ जाता है या AMP आ जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह ADP से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और AMP से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, D फॉर डाई एंड M फॉर मोनो, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इनके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये तो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर लेवल। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली और सेल लेवल के अंदर हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और सेल को स्टडी करते हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनेली किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनेली होता क्या है। ऑर्गेनेली हम कहते हैं सेल के अंदर डिफरेंट जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब ऑर्गेनेलीज होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो कुछ ऐसी शेप होती है एनिमल सेल की। एनिमल सेल की बाउंड्री, आउटर वॉल, इसके अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अपनी शेप होती है और इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट वैक्यूल्स होते हैं, एक से ज़्यादा वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। और एक एनिमल सेल के अंदर डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। और इसके अलावा हम कहते हैं एनिमल सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज़ है, गोल्जी बॉडीज़, ये एक एनिमल सेल बन गया। और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो एनिमल सेल होता है ये फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म से। तो ये हमने एक एनिमल सेल को ड्रॉ कर लिया। ये था हमारे पास वैक्यूल और ये हमने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसको हमने कहा ये गोल्जी बॉडीज़ हैं और ये हमने कह दिया कि ये न्यूक्लियस है। सबसे बाहर एक एनिमल सेल के सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस था। और न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो सब कुछ जो कि एक सेल मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, वो सारी चीज़ें उन सबको हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनेलीज हैं। यानी इस केस में हमारे पास वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज़, इसके अलावा भी सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, उन सबको हम कहते हैं कि ये सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। अब हमारे पास जो इंडिविजुअल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और उनके अंदर सेल और ऑर्गेनेलीज डिफरेंट तरह की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसके अंदर उसका जो पूरी बॉडी है वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन हमारे पास डिफरेंट एनिमल जो आ जाते हैं, कम्प्लेक्स एनिमल्स और प्लांट्स, जैसे एनिमल्स के एग्जांपल हम लेते हैं तो उनके अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, यानी अरबों और खरबों में जो है वो सेल्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। एक सेल के अंदर जब हम ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने एक एनिमल सेल बनाया था, एनिमल सेल, और इस एनिमल सेल के अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को देखा है। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम है। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूल है तो वैक्यूल का ये काम है कि उसमें वाटर का
सेल के अंदर जितना भी पानी है उसका बैलेंस रखना है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा फूड वैक्यूल हो तो फूड वैक्यूल का काम है कि सेल के अंदर जितनी फूड है उस सबको कंट्रोल करना है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये होता है कि ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जब भी सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें हेल्पफुल होता है। उसके बाद न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस जो है वो सेल की डिवीजन में हेल्पफुल होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ सेल और पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। गोल्जी बॉडीज़ हैं तो गोल्जी बॉडीज़ का ये काम है कि जब भी सेल के अंदर कोई चीज़ आती है, सेल से बाहर कोई चीज़ आती है तो वो गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू होते हैं। तो हर सेल की ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन है। इसी तरह इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब काम, डिवीजन ऑफ लेबर यानी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज ने अपने सारे काम बांटे हुए हैं और ये सब काम मिलजुल के सब मिल के कर लेते हैं। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स के अगर हम टाइप्स को स्टडी करें तो सेल्स की बेसिकली अगर हमारे पास सेल्स हैं तो इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल को हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ऐसे सेल जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, यानी कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो, हम कहते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। और जो यूकैरियोटिक सेल है ये कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड दे है और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली यानी इनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस अपने ऊपर वाले एनिमल सेल की बात करें जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह हमारे पास जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल के बाहर भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं इनके बाहर मेम्ब्रेन्स होती हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की शेप बना लेते हैं। इनके बाहर सेल मेम्ब्रेन तो है, ये सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता रहता है। इसी तरह इनके अंदर कोई मज़ीद इतने कम्प्लेक्स बॉडीज़ हो जितनी ऑर्गेनेलीज पाई नहीं जाती। अपनी मूवमेंट के लिए इनके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला के थ्रू ये मूव करता है सेल। ये बहुत ही सिंपल सेल होता है, जैसे बैक्टीरिया का जो सेल है वो इसकी एक एग्जांपल है। यूकैरियोटिक सेल जैसे हमने अपना ऊपर पढ़ा एनिमल सेल, इसी तरह जो प्लांट सेल होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल हैं और ये कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं जिनके अंदर सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं और सब डिवीजन ऑफ लेबर है, सब ऑर्गेनेलीज का अपना अपना काम है। ये तो हो गया ऑर्गेन लेवल। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास उसे हम कहते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के ऊपर हम डिफरेंट सेल्स को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी ऐसे तमाम सेल्स जिनका एक ही फंक्शन हो, सेम फंक्शन, या फिर वो सिमिलर हो स्ट्रक्चर में, सिमिलर सेल्स हों तो हम कहते हैं वो सब इकट्ठे होके एक टिश्यू बना देते हैं। और एक टिश्यू जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट तरह के टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, इसके अलावा हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, या जाइलम टिश्यू, या फ्लोएम टिश्यू। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि हम
देखते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कौन से टिश्यू होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जिसके अंदर डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस होती हैं। सिक्रीशन का मतलब है कि इसके अंदर से डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्किन के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिसके थ्रू हमें पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे हमें पसीना आता है, तो ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं। उसके बाद जो है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़ के काम ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है और इसके थ्रू हम अपनी पूरे बॉडी के मूवमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये इनका फंक्शन है। इसके बाद जो है जाइलम टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम टिश्यू का काम ये है कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। प्लांट के बॉडी के अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट की बाकी बॉडी के अंदर, तो ये जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। इसी तरह जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यू का ये काम है कि उन्होंने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है वो प्लांट्स की डिफरेंट तरह की हो सकती है, शुगर्स हो सकती हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह हो सकती हैं, तो ये जो फूड ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट के अंदर वो फ्लोएम के थ्रू होती है। तो ये तो था टिश्यू लेवल। थोड़ा सा हम समराइज़ कर लेते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा था कि वो कौन कौन से लेवल्स हैं जिन पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है एटॉमिक लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलियन सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड फिर कम्युनिटी लेवल। इन लेवल्स को फिर हम मज़ीद डिटेल में देखा था। सबसे पहले हमने एटॉमिक लेवल को देखा, हमने एटम के स्ट्रक्चर की बात की। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गए। मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स को, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद हमने देखा दो तरह के बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया डिफरेंट ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को। सेल लेवल के अंदर हमने एक एनिमल सेल को स्टडी किया, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया। उसके बाद हमने टिश्यू लेवल को देखा और टिश्यू लेवल के अंदर हमने डिफरेंट टिश्यूज़ की बात की और देखा कि डिफरेंट टिश्यूज़ की क्या फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो बाकी लेवल्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे।